नमस्कार। मैं डॉक्टर मोनिका चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। आज हम बात करते हैं प्रथम भारतीय आधुनिक कला चित्रकार अमृता शेरगिल के बारे में। अमृता शेरगिल, जैसा कि हम नाम से ही जानते हैं, आधुनिक भारतीय कला की प्रथम चित्रकार मानी जाती हैं। उनके पिता ओमराव सिंह लाहौर के अमृतसर के एक धनी परिवार से थे और संस्कृत और साहित्य में रुचि लेते थे। उनकी जो माता थी वो हंगेरियन थी और उनकी एक छोटी बहन भी थी। उनका जब विवाह हुआ तो उनके जो एक ममेरे ब्रदर थे उनके परिवार के, उनसे हुआ था, विक्टर एगन, जिन्होंने उनका काफ़ी साथ दिया था। अमृता शेरगिल जितनी संवेदनशील थी उतनी ही वो बेबाक भी थी। अपने जीवन में उन्होंने अपने छोटे से जीवन में उन्होंने अनेक प्रकार के चित्र बनाए जो भारतीय विषयों से ओतप्रोत थे, भारतीय संवेदनाओं से ओतप्रोत थे। और साथ ही उन्होंने इन चित्रों में जो जो वान गो और गोगवा की जो कला थी, जो आदिम सरलता थी या अभिव्यंजनात्मक शक्ति थी, उसको भी दिखाने का प्रयास किया। क्योंकि उनकी कला की शिक्षा जो थी वो अ, पाश्चात्य शैली पर आधारित हुई थी। इस कारण से उनमें जो तकनीक थी उनकी कला में वो पाश्चात्य थी। उनकी कला को स्वतंत्र उन्होंने कला को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाया। उनकी तकनीक वहाँ से थी लेकिन कला की शिक्षा पाश्चात्य थी। उन्होंने लेकिन यहाँ के भारतीय जो कलाकृतियाँ हैं उनका अध्ययन किया और अपनी एक मौलिक शैली का सृजन किया। अमृता शेरगिल की कला को अगर हम देखें तो उनकी सर्वप्रथम हम उनकी प्रारंभिक शिक्षा को अगर देखें तो 1924 में फ्लोरेंस इटली में उन्होंने कला की प्रथम शिक्षा ली, प्रारंभिक शिक्षा ली। और पेरिस के पियरे वाया में प्रोफेसर ल्यूसिन से कला का अध्ययन किया। पिकासो, ब्राक आदि की कलाकृतियों का, मातिस की कलाकृतियों का, गोगा की कलाकृतियों का भी अध्ययन किया। और उसके बाद उन्होंने भारत आकर के अनेक स्थानों की पर्यटन किया, अनेक स्थानों की यात्रा की, जिसमें उन्होंने अजंता के चित्र, एलोरा की मूर्तियाँ और अनेक प्रकार के भारतीय मंदिरों के भी दर्शन किए। उनकी वास्तुकला और मूर्तिकला को भी देखा। और उसके बाद उनके चित्रों पर जो उसका प्रभाव पड़ा, उससे उनकी एक मौलिक कला शैली का विकास हुआ। 1934 में उन्होंने भारत में अपने माता पिता के निवास स्थान शिमला में अपनी एक चित्रशाला स्थापित करी। इस समय वो मात्र 21 वर्ष की थी। इससे पूर्व 1932 में पेरिस में ही ग्रैंड सैलो में आयोजित एक प्रदर्शनी में उन्होंने अपने चित्रों का प्रदर्शन किया था, जिसमें उनका जो प्रदर्शित एक धड़ था, धड़ का एक चित्रण था जो एक महिला का पार्श्व छाया प्रकाश से युक्त धड़ का अंकन था। उस पे उन्होंने उनकी उनकी बहुत प्रशंसा हुई थी और उस पर उन्हें प्राइज़ मिला था। ये मॉडल टेक्निक पर और अकादमिक शैली पर आधारित था, जिसके कारण ये पता लगता है कि उनके प्रारंभिक चित्रों के साथ ही वो एक अच्छी जो एकेडमिक जो स्टडी थी वो कर चुकी थी, जिसके कारण उनके मानवीय आकृतियों के जो गठनशीलता थी उस पर उन्होंने महारत हासिल करी थी। और पॉल सेजा की जो कला थी जिसमें गठनशीलता और सरलीकृत आकार हमें दिखाई पड़ते हैं, उससे भी वो प्रभावित थी। उनका जो चित्र था
एक चित्र जिसमें जिसकी जो थ्री वुमेन्स जिसकी अत्यधिक प्रशंसा की गई, जिसकी अत्यधिक प्रशंसा की गई 1935 में उन्होंने बनाया था। इसमें 3 भारतीय जो महिलाएं हैं उनका चित्रांकन किया गया था, जिसमें उनकी जिसमें उनकी जो आईज़ हैं या फिर जो उनके चेहरे हैं या फिर उनके जो हाथ हैं, उन पे जो रंगों का असर है वो तो वैन गॉग की शैली का दिखाई पड़ता है, जिसमें अभिव्यंजनावादी पत्ती और आदिम सरलता दिखाई पड़ती है, पॉल गॉगिन की आदिम सरलता दिखाई पड़ती है। और साथ ही जो अगर हम उनके हाथों का आकार देखें तो वो बिल्कुल हमें लगता है कि पाश्चात्य गॉगिन की कला से प्रभावित उन्होंने बनाया है, जैसा कि रंगों में भी पता लगता है। इनके चेहरों की भाव शून्यता और एक अवसादग्रस्त जो एक जो उनका संवेदनशीलता दिखाई पड़ती है, वो बहुत रुचिकर है। और जो भारतीयता की छाप उन्होंने इसमें रंगों में दी है वो बहुत सुंदर है। ये इस चित्र की बहुत सराहना की गई। इसे फ्रांस में भी अधिक सराहा गया और ये भी बॉर्डर टेक्निक पे बनाया गया उनका चित्र था। और न्यू दिल्ली की 1934 की न्यू दिल्ली की ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट की जो एग्जीबिशन थी उसमें भी इसको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, स्वर्ण पदक दिया गया। और इसे उनकी कला में 2 भिन्न संस्कृतियों का अनूठा समन्वय जो है वो पता लगता है। एक तो वो पंजाब जहाँ मजोठिया के शेरगिल उमराव सिंह की जो जहाँ से आए थे, वो उनका जो साहित्य और संस्कृति का प्रभाव था। और दूसरा वह जो हंगेरियन जो उनकी मदर थी उसके कारण उनका जो जो एक प्रभाव आया वहाँ का, वो दोनों इनमें समन्वित रूप से इस चित्र में पता चलते हैं हमें। चित्रों में रंगों की स्वच्छता और रेखाओं का प्रवाह भी देखने लायक है। उन्होंने जब भारतीय जो अजंता के चित्र हैं उनका जो उन्होंने अध्ययन किया था, तो उसकी छाप भी इस चित्र में हमें दिखाई पड़ती है। नारी की मनोव्यथा का सूक्ष्म चित्रण किया गया है जैसे इसमें। और इसे इस समय यहाँ पे जो चित्र बनाए जा रहे थे जो नारी की मनोव्यथा से संबंधित थे, उसमें उनके कुछ ना कुछ किसी न किसी मुद्दों को उठाया जा रहा था, लेकिन उनकी मानसिक जो अभिव्यंजना है, मन की जो संवेदनाओं की अभिव्यंजना है, वो इस चित्र में हमें दिखाई पड़ती है। उन्होंने एक बार कहा था कि यूरोप तो पिकासो, मातिस और ब्लैक जैसे अन्य कलाकारों के से संबंधित है, किंतु भारत से मुझसे संबंधित है। इससे पता लगता है कि अमृता शेरगिल को कितनी वो लगाव था भारत के प्रति, कि क्या उनकी भावना थी कि वो चित्र बनाए तो वो भारतीय भावनाओं से ओतप्रोत हों। और यही कारण था कि उनकी कला भारतीय जनमानस में भी रच बस गई। उनकी आज की आधुनिक भारतीय कला पर उनकी कला का प्रभाव पूर्ण रूपेण दिखाई पड़ता है। उम्र के प्रथम पड़ाव तक पहुँचते पहुँचते ही हालांकि उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उससे पहले उन्हें अपार ख्याति भी प्राप्त हो चुकी थी और भारतीय चित्रकार के रूप में उनका एक नाम हो चुका था। और उस नाम के साथ साथ उन्होंने अपनी पहचान के साथ साथ उन्होंने भारतीय कला को भी विदेशों में एक पहचान दिलाई, जिससे एक अलग ही मुकाम भारतीय कला भी हासिल कर सकी। कहना चाहिए कि उन्होंने एक भारतीय कला को एक नई नवीन प्रतिक्रिया दी और आधुनिक विश्व की कला में भारतीय कला को प्रमुख स्थान दिया। उनके अनेक चित्र जैसे एंशियंट स्टोरी टेलर अगर हम देखें तो उसमें पहाड़ी कला की छाप हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। यद्यपि उन्होंने ये जो चित्र है उन्होंने
जो बनाया है उसमें उनके चेहरे जो हैं उसमें क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो जो स्टोरी टेलर का जो भाव जो बताया है, उसका जो बैकग्राउंड है या फिर उसके जो फिगर्स हैं, उसमें हमें अगर संयोजन और पृष्ठभूमि का संयोजन और पृष्ठभूमि का जो अंकन देखें, उसमें भारतीय पहाड़ी चित्रों और पुराने हंगेरियन चित्रों की छाप का समन्वय स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इसमें यथार्थता है भी है और सूक्ष्म रेखांकन भी है, और एक धूमिल होता हुआ एक वातावरण जो उन्होंने बैकग्राउंड में दिया है, उससे उसे जो प्रकृति का जो कहना चाहिए कि प्रकृति की जो संवेदना है वो भी पकड़ने का उन्होंने प्रयास किया है मानो। अधिकांश चित्र उनके तैल रंग में बने हैं और किसी कविता की तरह ऐसे चित्र हमें उनके दिखाई पड़ते हैं जो किसी काव्य की तरह झूल रहे हों। उनका एक चित्र यंग गर्ल्स 1932 में जो बना, और उनके काफ़ी सारे चित्र नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में हैं, जो उनकी मृत्यु के पश्चात उनके जो विक्टर हैगन जो उनके हस्बैंड थे, उन्होंने गैलरी को दे दिए थे। ऐसे ये विलेज सीन करके जो उन्होंने चित्र बनाया, ये 1938 का है। यहाँ पे उनके रंगों, इन दोनों चित्रों में जो 1932 का जैसे यंग गर्ल्स का चित्र है उसमें, और 1938 में बना हुआ जो ये विलेज सीन का चित्र है, इसमें रंगों और आकारों में जो भारतीयता की छाप आई, उसका स्पष्ट झलक हमें दिखाई पड़ती है कि किस तरह से उन्होंने अपनी एक निजी शैली का विकास किया है। जो यंग गर्ल्स जो चित्र है उसमें जहाँ वो पाश्चात्य कला के जो पैचेस जो उसमें कला में आते हैं उससे जुड़ी हुई थी, वहीं उनके कलर्स में एक तो जो शुद्धता है वो आ गई। दूसरा उसके साथ ही आकार जो हैं वो सिंपल हो गए, सरलीकृत हो गए, जो पूर्व की कला को बताते हैं। और साथ में चेहरे के भाव के साथ साथ उनकी जो 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 आकारों में जो ब्रश स्ट्रोक्स में जो सपाट सरलता दिखाई पड़ रही है, सहजता दिखाई पड़ रही है, वो भी उनकी निजी कला का प्रतिफलन है। ऐसे ही एक उनका चित्र जो कि क्षमा कीजिएगा, ऐसे उनका एक चित्र जो कि हंगेरियन मार्केट का 1938 में बना है, जब वो विक्टर हैगन से मिलने के लिए गई थी। और 1937 का ये बना हुआ उनका साउथ इंडियन विलेजर्स का चित्र जो जो मार्केट की ओर जा रहे हैं, ये चित्र भी है। ये चित्र भी उनके उत्कृष्ट चित्रों में शामिल किए जाते हैं। इन चित्रों में भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने हंगेरियन मार्केट का जो चित्र है उसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से अब सिंपल होने लगे उनके आकार और भारतीयता से ओतप्रोत होने लगे, और जहाँ वो आवश्यक था वहाँ पे वो उनको स्पष्ट कर रही हैं, और जहाँ आवश्यक नहीं था उस भीड़ भाड़ को वो उन्होंने मर्ज कर दिया है अपने रंगों में और अपने आकारों में। और इसी तरह साउथ इंडियन विलेजर्स का जो मार्केट जाते हुए जो विलेजर्स का जो चित्रण है, उसमें उन्होंने किस तरह से भावों की अभिनय एक एक के चेहरे पर, एक एक की भावनाओं पर प्रस्फुटित होती हुई दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे एक बात और देखने योग्य है कि इस समय उनके चित्रों में सफ़ेद रंग प्रमुखता से दिखाई पड़ रहा था। जैसे ये सफ़ेद रंग की एक सुंदर झलक हम ब्रह्मचारीज के उनके एक चित्र में देख सकते हैं जो 1937 में उन्होंने बनाया था। इसमें हमें एक वो जो सफ़ेद की जो लहर दिखाई पड़ रही है ना, वो